So friends, in the previous session, we have revised unit number 1, that is final accounts of a non-manufacturing entity. Non-manufacturing entity means trading entity. Trading entity के final accounts में क्या क्या बनेगा? ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, और उसमें ट्रायल बैलेंस के आइटम्स कैसे पोस्ट होंगे, एज वेल एज ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट्स दिए जाते हैं उनका अकाउंटिंग कैसे होगा, उसकी चर्चा हमने पिछले रिवीजन लेक्चर में की थी। इस यूनिट नंबर 2 को आज हम रिवाइज करेंगे, जिसमें एक एडिशनल अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला जाता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो आज का ये डिस्कशन हमारा रहेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से रिलेटेड, जो कि एप्लीकेबल है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज को। तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज कौन सी एंटिटीज होती है? वो एंटिटीज होती है जो रॉ मटेरियल खरीदती है, यानी जो परचेसेस कुछ फॉर्म में करते हैं और जो गुड्स बेचते हैं वो अलग फॉर्म में होते हैं। मतलब वो परचेस करेंगे किसी एक चीज को, उसके ऊपर कुछ काम करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे एंड उसको कन्वर्ट करेंगे किसी दूसरे यूनिट में, एंड वो दूसरा यूनिट बेचा जाएगा। इसको मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बोला जाता है। मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अगर आपको सिंपल भाषा में समझना है तो आप लोग किचन का एग्जांपल ले सकते हो। किचन में जो एक्टिविटी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है। जैसे कि बिरयानी का एक एग्जांपल लेना चाहूं मैं, अगर मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट बिरयानी है तो आई विल बी परचेसिंग चावल एज अ रॉ मटेरियल एंड स्पाइसेस एज अ रॉ मटेरियल प्लस वट एवर इज रिक्वायर्ड फॉर बिरयानी, आई विल बी परचेसिंग एज अ रॉ मटेरियल। उसको मैं कन्वर्ट करूंगा WIP में और उसको बाद में फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेचूंगा। यानी बेचनी मुझे बिरयानी है लेकिन खरीदूंगा मैं बहुत सारे रॉ मटेरियल्स। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर एक ऐसा पर्सन है जो रॉ मटेरियल खरीदता है एंड फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके कुछ अलग प्रोडक्ट बेचता है। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर के केस में ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी एडिशनल कर रहा है उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना जरूरी है, सेपरेट फाइनल अकाउंट बनाना जरूरी है, दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये 4 फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। 1 इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू यू फ्रेंड्स। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन पीडीएफ्स के लिंक्स डाल के रखे, प्लस मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करके रखे। आपको जहां से डाउनलोड करना है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये ऑलरेडी आपके बुक्स में भी प्रिंटेड है। जो बच्चे नया रिवीजन लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए अगर ये चार्ट्स इनको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, फाइन। तो बच्चों, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट? Objective is to determine the manufacturing cost of finished goods. Please understand these words carefully. Manufacturing cost of finished goods. जो finished goods हमने तैयार किए हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी हुई है ये निकालना इस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जो आपको बैलेंसिंग फिगर मिलता है वो हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। मतलब इनडायरेक्टली हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और उसके बाद वो फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाने के बाद बेचे जाते हैं। तो वो हमारा रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट जैसे ट्रेडिंग बिजनेस में दिखता था वैसे ही यहां पे दिखेगा। ट्रेडिंग बिजनेस में सिर्फ फर्क इतना है, ट्रेडिंग बिजनेस में गुड्स बाहर से खरीदे जाते थे, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में गुड्स हम खुद तैयार करेंगे। तो पिछला एक प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वहां से ट्रेडिंग एक्टिविटी हो जाएगी, वहां से गुड्स आएंगे और फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी हो जाएगी। तो ट्रेडिंग अकाउंट आपको ट्रेडिंग का प्रॉफिट दिखाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आपको वो गुड्स जो आपने बनाए जो आप बाहर से खरीदने वाले थे, बाहर से खरीदने वाले थे तब आप उसको परचेसेस बोल रहे थे, अब परचेसेस की जगह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा, परचेसेस की जगह वो गुड्स बनाने का कॉस्ट आएगा, उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है। तो हमारा पूरा फोकस इस चैप्टर के रिवीजन में रहेगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर। ठीक है, अगला प्रोसेस सेम रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर P&L अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो P&L अकाउंट में जाएगा, एंड P&L अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा वो बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड होकर बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है बच्चों, सो ट्रेडिंग अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है बाय सेल ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। जो गुड्स हमने खुद बनाए हैं वो बेच के हमें फायदा हुआ या नुकसान, वो हमें यहां से जानना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट प्रॉफिट पता चलेगा। बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो हम P&L अकाउंट में दिखाते हैं, जो ना ही मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में दिखेंगे ना ही ट्रेडिंग अकाउंट में दिखेंगे, बट कहां पे दिखेंगे बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एंड लास्ट में बनेगा बैलेंस शीट जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, P&L अकाउंट क्या होता है एंड बैलेंस शीट क्या होता है, इसके ऊपर हमने बहुत सारी चर्चा की है फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप के टॉपिक में। लेकिन ट्रेडिंग कंसर्न्स के चैप्टर 7 यूनिट नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 3 थिंग्स। यहां पे इंपॉर्टेंट है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सो
what is the objective? Once again I am repeating it. Objective is to determine the manufacturing cost of finished goods. तो सर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब क्या? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब बच्चों वो फिनिश गुड्स बनाने के लिए, लेकिन अगर आप WIP के कॉन्टेक्स्ट में बोलते हो तो वो WIP बनाने के लिए क्या क्या खर्चे हुए हैं, फिनिश गुड्स बनाने के लिए क्या क्या खर्चे हुए हैं. तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए बेटा क्या क्या लगता है? रॉ मटेरियल लगता है, लेकिन बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम लेना है. कंज्यूम मतलब क्या? नीचे देखेंगे. देन डायरेक्ट मैन्युफैक्चर, ये हर आइटम हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में वो कैसे प्रेजेंट करना है उसके बारे में चर्चा करेंगे. यस, तो बच्चों मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर क्लासिफाइड इनटू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस पेड, देन इनकर्ड, आई वुड रादर से इनकर्ड बोलना बेहतर रहेगा देन पेड, देन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर आल्सो इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ये सारे टर्म्स हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. देन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स एंड टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. ये सभी खर्चों का टोटल जो है दैट इज कॉल्ड एज टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. सो सर प्लीज एक्सप्लेन ईच एंड एवरी आइटम इन डिटेल. सो दीज कॉस्ट आर डेबिटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में सारे खर्चे आने वाले हैं. मैन्युफैक्चर गुड्स हम बेचते नहीं है बच्चों, मैन्युफैक्चर गुड्स हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में भेजते हैं और सेल की एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाती है. ठीक है बच्चों, तो सेल का एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में आने वाला है. बस हमें वो गुड्स बनाने के लिए कितना खर्चा आया वो हमें यहां पे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में निकालना है. चलो जी, लेट्स अंडरस्टैंड रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या. रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब क्या? ठीक है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ दिस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. मेजॉरिटीली 90% या मान लो 70% टू 80% कॉस्ट रॉ मटेरियल का होता है. लेकिन रॉ मटेरियल सर जो खरीदा है वो नहीं लेना है, रॉ मटेरियल जो कंज्यूम किया है वो लेना है. एंड हाउ डू यू कैलकुलेट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम. मान लो मेरे पास 10 kg चावल ऑलरेडी है, मैंने मान लो 1000 kg और खरीद लिया, तो टोटल 1010 kg मेरे पास होना चाहिए था अगर मैं कुछ भी यूज नहीं करता हूं प्रोडक्शन के लिए तो. लेकिन मान लो मैंने प्रोडक्शन जो किया है उसके बाद इन्वेंट्री में सिर्फ पड़ा हुआ है 100 kg का चावल, तो बच्चों या फिर मान लो 20 kg का चावल, तो बच्चों व्हाट इज द रॉ मटेरियल कंज्यूम? 10 kg प्लस 1000 kg हो जाएगा 1010 kg माइनस 20, तो बच्चों रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा 990 kg. इज दिस राइट माय फ्रेंड्स? 990 kg विल बी द रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. करेक्ट है क्या बच्चों? जरा देख लो. रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल. इज दिस क्लियर टू यू? यस, फाइन. तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालना है आपको समझ में आ चुका है, ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है. आज तक हम ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ एक ही स्टॉक दिखाते थे, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में दिखाते थे, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड ही होता था. ट्रेडर के बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड होता था तो ओपनिंग स्टॉक दिखाते थे, परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाते थे एंड क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में दिखाते थे. इनडायरेक्टली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ही होता था. बट यहां पे तीन प्रकार की इन्वेंट्री बनेगी रॉ मटेरियल. मैन्युफैक्चरर के केस में कौन से 3 प्रकार की इन्वेंट्री बनेगी बच्चों? रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होगी, WIP की इन्वेंट्री होगी एंड फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी होगी. बट उसमें से सिर्फ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हमें सेपरेटली कैलकुलेट करके मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में लिखना है. तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट इज डेबिटेड बाय द अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ना कि परचेस्ड. परचेस्ड में बेटा मैं पूरे साल की क्वांटिटी एक साथ खरीद सकता हूं, बट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जाएगा. इज दिस क्लियर टू यू? आई होप आप ये ध्यान में रख पाओगे. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जाएगा. देन अगला आइटम है डायरेक्ट वेजेस. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का अगला आइटम है डायरेक्ट वेजेस. अब वेजेस में डायरेक्ट वेजेस होते हैं एज वेल एज इनडायरेक्ट वेजेस होते हैं. रॉ मटेरियल में भी डायरेक्ट मटेरियल होता है एज वेल एज इनडायरेक्ट मटेरियल होता है. मैंने यहां पे रॉ मटेरियल जो बोला है वो डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है. सर कैन यू गिव मी वन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल? बच्चों मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में बहुत सारे ऐसे मटेरियल होते हैं. मटेरियल मतलब क्या, पहले वो समझ लो. मटेरियल मतलब बच्चों फिजिकल सब्सटेंस विच गेट्स कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. फिजिकल आइटम्स, टेंजिबल आइटम्स विच गेट्स कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. तो सर बेंच बनाने हैं तो रॉ मटेरियल कौन सा हो जाएगा? प्लाई, स्टील, स्क्रू ड्राइवर्स, देन फेविकॉल, ऑल दीज आइटम्स आर रॉ मटेरियल. बट बच्चों कुछ मशीनरीज को ऑयलिंग के लिए ऑयल भी खरीदना पड़ता है.
ऑयल कभी हमारे बेंच में नहीं जाता है, बट वो मशीन को चलाना है तो ऑयल लगेगा, बट दिस ऑयल कॉस्ट इज ऑल्सो अ टेंजिबल आइटम, बराबर है ना। तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली नहीं जा रहा है बट इनडायरेक्टली जा रहा है। एक बेंच बनाना है तो बेटा एक प्लाई शीट लगेगी, दो बेंच बनाने हैं तो दो प्लाई शीट लगेगी, तीन बेंच बनाने, जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा वैसे अगर आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट भी बढ़ता जा रहा है तो आप डायरेक्ट बोलो। एंड अगर प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल का कोई संबंध ही नहीं है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाते हो तो रॉ मटेरियल कॉस्ट एक्सपोनेंशियल या नहीं बढ़ रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, कम बढ़ रहा है, या फिर नहीं बढ़ रहा है, कांस्टेंट रह रहा है, तो उस केस में दैट रॉ मटेरियल कॉस्ट विल बी कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटेरियल। मतलब हमें प्रोडक्शन के क्वांटिटी के साथ रिलेट करके देखना पड़ेगा डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। हम यहां पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के डेबिट में डालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड विच इज डायरेक्ट वन, ठीक है। मोस्टली 90% रॉ मटेरियल्स डायरेक्ट मटेरियल्स होते हैं, कुछ 10% छोटे मोटे आइटम्स हो सकते हैं जिसको इनडायरेक्ट रॉ मटेरियल बोला जा सकता है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला आइटम है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, वेजेस का भी ऐसी है, वेजेस मतलब कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। वेजेस मतलब सिर्फ बच्चों फैक्ट्री में काम कर रहे हो वो लोग नहीं, वेजेस में सारे आइटम्स आते हैं, कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट बोलते हैं। लेकिन वेजेस को भी हम दो कैटेगरीज में बाइफरकेट करते हैं, डायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट वेजेस। मटेरियल की बात करूं बच्चों तो जो मटेरियल फैक्ट्री में कंज्यूम होता है उसको डायरेक्ट मटेरियल बोला जाएगा क्योंकि उसका प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। वेराज वेजेस की मैं बात करूं, वेजेस दो प्रकार की हो सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट को सैलरी दिया तो भी आप वेजेस बोल सकते हो, हालांकि हम बोलते नहीं है, हम सैलरीज बोलते हैं, बट अगर वेजेस की बात करना चाहूं मैं तो यू कैन कॉल इट एज कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। ह्यूमन एफर्ट के लिए हम लोग ये रेम्यूनरेशन देते हैं। तो बेटा वेजेस भी दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस आर दोज वेजेस विच आर नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, एंड डायरेक्ट वेजेस आर दोज वेजेस विच आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन। तो जो लोग फैक्ट्री में काम करते हैं उनको जो हम वेजेस देते हैं उसको हम डायरेक्ट वेजेस बोलते हैं, एंड मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में ही जाएगा। यानी पेमेंट की एंट्री आसान है बच्चों, डायरेक्ट वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या फिर मान लो कोई पेमेंट ड्यू है और आपने पे नहीं किया है तो डायरेक्ट वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। बट ये डायरेक्ट वेजेस का जो डेबिट बैलेंस है ये इस बारी आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में भेजोगे, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट में। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। वेजेस पेड एज वेल एज एक्रूड फॉर प्रोडक्शन, दोनों के दोनों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में आने चाहिए। एक्रूड का सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आई होप आपको समझ में आ चुका है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पहला एलिमेंट रॉ मटेरियल कंज्यूम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम मतलब परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। वेजेस में डायरेक्ट वेजेस पेड एज वेल एज एक्रूड, दोनों के दोनों मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में जाएंगे। बस डायरेक्ट वेजेस यानी जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं उनको पे किए हुए वेजेस। आगे बढ़ता हूं बच्चों, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तीसरा आइटम है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। बच्चों अभी आपने जो जो प्रोसेसिंग के लिए कॉस्ट डाला है, फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो जो कॉस्ट डाले है उसको हमने तीन कैटेगरीज में बांटना है। पहली कैटेगरी मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट मतलब बच्चों जो टेंजिबल आइटम्स आप प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम करते हो वो मटेरियल कॉस्ट। टेंजिबल आइटम मतलब कोई एक चीज है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में डाली जा रही है और फिनिश गुड्स का पार्ट बन रही है, तो वो मटेरियल डायरेक्ट हो सकता है नहीं तो इनडायरेक्ट हो सकता है। मैंने सिर्फ बोला कि डायरेक्ट मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में भेज दो। फिर मैंने बोला कि आप लोग वो प्रोडक्शन करने के लिए कुछ लोगों को काम पे रख सकते हो, जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हो उनको जो वेजेस पे कर रहे हो वो डायरेक्ट वेजेस हो गए, ठीक है। लेकिन जो लोग बेटा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और उनका वेजेस प्रोडक्शन के साथ रिलेटेड नहीं है, या फिर मान लो कोई एम्प्लॉइज है जो हमारे फैक्ट्री में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में नहीं तो सेलिंग ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो उनके भी वेजेस इनडायरेक्ट है, प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए नहीं है। तो बेटा हमें सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में डायरेक्ट वेजेस भेजने हैं। इनडायरेक्ट का क्या करना है उसकी बातचीत करेंगे। तीसरा है बचे हुई कैटेगरी, जो मटेरियल नहीं है, जो लेबर नहीं है, जो वेजेस नहीं है, उसको हम लोग एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब एक्सपेंस भी दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड स्पेसिफिकली फॉर अ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तो ही वो खर्चा करना पड़ेगा, नहीं तो प्रोडक्शन का खर्चा नहीं, प्रोडक्शन नहीं करते हो तो खर्चा ही नहीं होगा। जैसे कि मान लो कोई रॉयल्टी पे करी आपने, ठीक है, तो जितने ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे उतनी ज्यादा रॉयल्टी आपको पर यूनिट देनी पड़ रही है। तो बच्चों उस केस में रॉयल्टी को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कैटेगरी में डाल देंगे। एक्सपेंस है ये तो पक्का है, रॉयल्टी मतलब मान लो मैंने कोई ऐसी टेक्नोलॉजी खोजी है जो मैंने किसी कंपनी को एज ए रॉयल्टी दे दी है, मतलब कंपनी को बोला कि ये टेक्नोलॉजी आप यूज करो
और मेरे को हर यूनिट के लिए पैसे दे दो, हर यूनिट के लिए मेरे को 50 रुपए पे करो। तो मान लो इस बारी कंपनी ने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 10,000 इंटू 50 रुपए देंगे। मान लो इस बारी कंपनी ने 20,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 20,000 इंटू 50 रुपए देंगे मेरे को, बराबर है ना। तो मेरा रेवेन्यू किसके ऊपर आधारित है? उनके प्रोडक्शन के ऊपर आधारित है, और उनका खर्चा भी उनके प्रोडक्शन के ऊपर आधारित है। तो इसलिए ये खर्चा बन जाता है ना। इट इज नॉट अ मटेरियल। रॉयल्टी मतलब कोई मटेरियल नहीं खरीद रहे वो लोग। रॉयल्टी मतलब बेटा वो कोई मेरे एफर्ट के लिए पैसे नहीं दे रहे, मेरे दिमाग में से एक टेक्नोलॉजी निकली थी, वो एक ही बारी मैंने उनको यूज करने का परमिशन दिया है, मैं उसके लिए कुछ काम नहीं करता हूं। आर यू गेटिंग इट? यू कैन नॉट कॉल इट एज अ वेजेस। तो बची कैटेगरी एक्सपेंस, बट एक्सपेंस में भी ये खर्चा देखो ना, एनालाइज करो, ये प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, खर्चा बढ़ता जाएगा, प्रोडक्शन घटता जाएगा, खर्चा घटता जाएगा, प्रोडक्शन जीरो हुआ, खर्चा जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर कॉस्ट अदर देन मटेरियल एंड वेजेस विच आर इनकर्ड फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। यानी वो प्रोडक्ट के लिए किए गए खर्चे हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट के साथ उसका रिलेशन है। प्रोडक्ट प्रोडक्शन करना बंद हो गया, खर्चा जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? किसी भी कॉस्ट को डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है वो जानने के लिए आप क्या कर दो, प्रोडक्शन जीरो कर दो। प्रोडक्शन जीरो हुआ, खर्चा जीरो हुआ, बात खत्म, वो डायरेक्ट खर्चा है। लेकिन मान लो प्रोडक्शन का और खर्चे का कोई संबंध नहीं है, जैसे कि रेंट ऑफ ए फैक्ट्री बिल्डिंग, प्रोडक्शन करो नहीं करो, प्रोडक्शन के लिए पैसा नहीं दे रहे हो बेटा, वो जगह यूज करने के लिए, जगह आपके हाथ में है तो रेंट देना पड़ेगा। प्रोडक्शन नहीं किया फिर भी रेंट देना पड़ेगा, वो इनडायरेक्ट खर्चा हुआ। बट मान लो अगर रेंट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन लगाया है तो मुझे बताइएगा बेटा कि वो डायरेक्ट खर्चा होगा या इनडायरेक्ट। रेंट पहले मुझे बताओ, रेंट रॉ मटेरियल कॉस्ट तो नहीं है, रेंट वेजेस भी नहीं है, तो बच्चों रेंट एक एक्सपेंडिचर है। अब मुझे बताओ रेंट पर यूनिट लगाया तो वेदर इट इज अ डायरेक्ट है तो एक कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करोगे, एंड अगर इनडायरेक्ट है तो कमेंट बॉक्स में 2 टाइप करोगे। ठीक है, चलो मैं आपके आंसर के लिए वेट कर रहा हूं। वेदर इट विल बी अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, टेल मी। अरे बच्चों बोलो फटाफट, खाना खाया कि नहीं खाया? मेरी आवाज आ रही है ना बच्चों आपकी तरफ? फैक्ट्री रेंट पेड पर यूनिट, पर यूनिट, एक यूनिट फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया, एक यूनिट फैक्ट्री में प्रोड्यूस किया तो 10 रुपए का रेंट देना पड़ेगा। 10,000 यूनिट प्रोड्यूस किए तो 10,000 इंटू 10। टेल मी माय फ्रेंड्स वेदर इट विल बी अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। यस, वेरी गुड, बहुत ही लेट कर रहे हो। यस, वेरी वेरी गुड, यस वेरी गुड। चलो जी, परफेक्ट परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। यस, तो यस आगे बढ़ता है। ये डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हुआ, बट वही रेंट अगर पर मंथ है, आप वहां पे क्रिकेट खेल लो कोई दिक्कत नहीं है, रेंट देना पड़ेगा। प्रोडक्शन करो नहीं करो मुझे पता नहीं है, क्रिकेट भी खेलते हो तो भी रेंट देना पड़ेगा। तो बेटा उस केस में उसको रिलेटेड टू प्रोडक्शन नहीं है ऐसा बोलेंगे। रेंट का और प्रोडक्शन का कुछ संबंध ही नहीं है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोल दो। बात क्लियर है बच्चों? हाँ, आप ज्यादा लोड मत लो, आपको बताया जाएगा, और ये कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, बस इतने 2 याद रखोगे तो काफी है। रॉयल्टीज फॉर यूजिंग लाइसेंस और टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन यूनिट प्रोड्यूस्ड, यानी ये खर्चा पर यूनिट होना चाहिए। रॉयल्टी पर यूनिट है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। रॉयल्टी पर मंथ है, जो कि नहीं होती है मोस्टली, बट अगर आपके क्वेश्चन में पर मंथ दिया है तो समझ लेना बेटा कि उसका और प्रोडक्शन का कोई संबंध नहीं है। पर यूनिट है तो इट विल बी अ डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। ठीक है, हायर चार्जेस ऑफ ए प्लांट एंड मशीनरी, जैसे कि मैंने रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग दिया था, वैसे ये रेंट की बात कर रहे हैं ऑफ ए प्लांट एंड मशीनरी। कोई प्लांट एंड मशीनरी हमने रेंट पे ली है, अब रेंट जो है पर यूनिट है, पर यूनिट तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, बट रेंट अगर पर मंथ है तो इट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। आर यू गेटिंग इट? यस। नाउ आगे बढ़ते हैं बच्चों, नाउ आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस समझ में आया। अब समझते हैं इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जिसको हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस। जिसको हम प्यार से क्या बुलाते हैं? ओवरहेड एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस को हम लोग प्यार से बुलाते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। ऐसा लिखना नहीं है एग्जाम में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मींस ओवरहेड्स, ओवरहेड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स और वर्क्स ओवरहेड्स। ठीक है बच्चों, तो ओवरहेड्स की अगर मैं बात करूं तो ओवरहेड्स बेटा 3 कैटेगरी में बंटते हैं बाय द वे।
एक होता है मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड ओवरहेड्स जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आने वाले हैं और उसकी ही चर्चा हम लोग करने वाले हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, यानी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो इनडायरेक्ट मटेरियल है, जो इनडायरेक्ट लेबर है। ऊपर हमने डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिया, देन हमने डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट वेजेस ले लिए बच्चों। तो व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट वेजेस? इनडायरेक्ट वेजेस का सर कोई एग्जांपल दे दो ना। मान लो बेटा फैक्ट्री के प्रीमाइसेस को क्लीन करने के लिए कोई एक बंदा वहां पे काम पे रखा है जो झाड़ू पोछा लगाता है वहां पे। आर यू गेटिंग इट? तो मुझे बताइएगा बेटा उसको जो वेजेस पे करे जा रहे हैं उसका और प्रोडक्शन का कोई संबंध है क्या? नहीं ना। तो वो इनडायरेक्ट वेजेस हुए। डायरेक्ट वेजेस आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में लाओगे, लेकिन बेटा इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों मिला के क्या हो जाते हैं? ओवरहेड्स हो जाते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तीनों को जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम ओवरहेड्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, ओवरहेड्स इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट वेजेस प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सर इनडायरेक्ट मटेरियल कौन से एक्टिविटी के लिए यूज हुआ तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के लिए यूज खर्च किए गए हैं, डायरेक्टली नहीं है बट बेटा मैन्युफैक्चरिंग में उसका खर्चा किया गया है। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की सैलरी, बेटा मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीए को पगार नहीं दिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया जाता है। तो वो यहां पे नहीं आने वाला है, वो यहां पे नहीं आने वाला है। बट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड अगर कोई काम है और उसके लिए आप वेजेस दे रहे हो जो इनडायरेक्ट वेजेस है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई मटेरियल यूज किया जा रहा है जिसके बट इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया जा रहा है, इनडायरेक्टली उसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि मशीन को ऑयल डालते हैं बेटा, ऑयल एक मटेरियल है, बराबर है ना, बट ऑयल डालने से प्रोडक्शन पर यूनिट नहीं डालना पड़ता है ना, ऑयल कभी कभार डालना पड़ता है। आर यू गेटिंग इट? मशीन को मेंटेन करने के लिए, तो इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ वो। इनडायरेक्ट वेजेस का एग्जांपल दिया, मतलब स्वीपर की सैलरीज जिसका प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं है। एंड बचे हुए एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट नहीं होते हैं, मेजॉरिटी एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ट्रेनिंग एक्सपेंस आया, डेप्रिसिएशन ऑफ ए प्लांट एंड मशीनरी आया, जो फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है उसके साथ जो जो खर्चा है वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। सर सीए की सैलरी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, बट बेटा वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। मान लो कोई सेल्स ऑफिस का एम्प्लॉय है, उसको सैलरी दिया तो वो भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपेंस है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में सारे के सारे फैक्ट्री रिलेटेड खर्चे आने हैं एंड उसको हम ओवरहेड्स बोलते हैं। ये ओवरहेड्स भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डेबिट हो गए। तो बात समझ लो बच्चों, मटेरियल दो कैटेगरी में आएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बराबर है। डायरेक्ट डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में भेज दो, इनडायरेक्ट नीचे हमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दिखाना है। ठीक है, देन वेजेस भी दो प्रकार के आए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में डायरेक्ट वेजेस सेपरेटली दिखाने हैं, इनडायरेक्ट वेजेस ओवरहेड्स के नाम से दिखाने हैं। ठीक है, वेयर एक्सपेंसेस डायरेक्ट सेपरेटली दिखाने हैं, इनडायरेक्ट ओवरहेड्स के नाम से हमें सेपरेटली दिखाने हैं। आई होप माई पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर। ये आएगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में, ये नहीं बोल रहा हूं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कौन सा ओवरहेड आएगा? सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कभी भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आते, एज वेल एज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया बच्चों हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आई रिपीट, फिर से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की तरफ में आता हूं। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये बन गया हमारा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इन तीनों की टोटल जो होती है वो डायरेक्ट 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 इज इक्वल टू डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और उसमें बाद में हम इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या फिर इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स या फिर इसको आप वर्क्स ओवरहेड्स बोल सकते हो। ठीक है, या फिर इसको आप फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल सकते हो। जो फैक्ट्री से जुड़े हुए सारे खर्चे हैं वो सब इसमें ऐड करने हैं। इन सभी का टोटल इज इक्वल टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है बच्चों, अब होता क्या है, खर्चे तो हम बहुत सारे करते हैं बट सारे के सारे यूनिट्स पूरे के पूरे तैयार हुए ऐसा नहीं होता है ना। कभी कभार कुछ गुड्स हमारे प्रोसेस में ही रह जाते हैं जिसके कॉस्ट हमारे मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में आ चुके हैं, लेकिन वो फिनिश गुड्स ना बन पाए, वो बेटा डब्ल्यूआईपी में ही है। अगर फिनिश गुड्स ही नहीं बनते हैं तो उसका कॉस्ट भी आगे नहीं जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। याद रखना, डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट कभी भी ट्रेडिंग अकाउंट से, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आगे नहीं जाता है। तो डब्ल्यूआईपी हमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एज अ क्लोजिंग बैलेंस दिखाना पड़ता है। तो अगला पॉइंट है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो बच्चों मैं फिर से समझा रहा हूं, जरा ध्यान देना, कंसेप्ट के ऊपर नजर डालना।
ठीक है, तो ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जितना रॉ मटेरियल मैंने कंज्यूम किया वो सब लिख दिया, जितने वेजेस मैंने पे किए प्लस एक्रू हुए वो सब मैंने यहां पे लिख दिए, जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे करने थे वो उसका खर्चा मैंने लिख दिया, और जितना मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया वो भी यहां पे लिख दिया। मान लो सारा का सारा प्रोडक्शन कंप्लीट होता है तो ये पूरी की पूरी टोटल हमारी जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट को। बट मान लो ये खर्चे करके कुछ यूनिट्स आधे अधूरे रह गए, इस महीने के एंड में, इस साल के एंड में वो कंप्लीट हो नहीं पाए, तो उसको हम क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। यानी हमने उसके लिए कुछ मटेरियल खर्च किया है, उसके लिए कुछ वेजेस पे किया है, उसके लिए कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस किया है, उसके लिए कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर भी किया है, तो वो जो जो खर्चा आपने उस डब्ल्यूआईपी के लिए किया है वो इकट्ठा करो, उसको क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बोलो, और वो हमारे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दो बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के करके। तो बच्चों, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस हमें पोस्ट करना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्रेडिट साइड को, और ये अगले साल भेजना है क्योंकि ये गुड्स अगले साल तैयार होंगे तो ये अगले साल के ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, अगले साल बेचे जाएंगे। बराबर है ना? मैचिंग कंसेप्ट के कारण ये एडजस्टमेंट हम लोग करते हैं। दिस साल, इस ईयर का क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी विल बी द ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो बच्चों, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी मैन्युफैक्चरिंग के डेबिट में, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में। ठीक है, अब यहां पे और एक आइटम आया है जो ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को इंपैक्ट करता है, दैट इज बाय प्रोडक्ट। अब सर क्या होता है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें उसी सेम प्रोसेस से, उसी खर्चे में से एक से ज्यादा प्रोडक्ट निकल आता है, लेकिन एक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा प्रोडक्ट बहुत ही कम वैल्यू वाला होता है जिसको हम बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बाय प्रोडक्ट इज दैट प्रोडक्ट which cannot be sold like main product, which cannot be sold like मेन प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट एक सब प्रोडक्ट है जो हम अगर उसको बंद भी करना चाहे तो बंद नहीं कर सकते, उसका प्रोडक्शन तो होने ही वाला है। ठीक है, तो ये बाय प्रोडक्ट बेच के जो पैसा मिलता है हमें, वो क्या करना है, उसका क्या करना है, उसको हम सेपरेटली सेल्स इनकम बोले या फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिखाए क्योंकि हमारे खर्चों में वो इंक्लूडेड है। तो बच्चों, ट्रीटमेंट इज वेरी वेरी सिंपल। अगर आपके क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट दिया है तो क्रेडिट द सेल वैल्यू, उस बाय प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू है वो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट करना। वो बाय प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू है वो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देना। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा है। बाय प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू है वो आप मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस। ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट क्या है? क्रेडिट द सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट टू द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सो दैट हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाए। उसको सेपरेट सेल मत बोलो क्योंकि वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का हमारा इंटेंशन नहीं था। बाय प्रोडक्ट प्रोसेस में से ऑटोमेटिक आते हैं, उसको बेच के, कुछ भंगार में बेच के पैसा कमाएंगे, बस दैट्स इट। वो पैसा जो मिला वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट मानो, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को क्रेडिट कर दो, बात खत्म। चलो आगे बढ़ो। कैन यू रिमेंबर दिस? यस, सो दिस इज हाउ योर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट विल लुक लाइक। रॉ मटेरियल कंज्यूम पहले आएगा, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री लेंगे, उसमें परचेसेस ऐड करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल एंड रॉ मटेरियल, फिर डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे, एक्रूड एज वेल एज पेड, दोनों के दोनों। ठीक है बच्चों, देन फैक्ट्री ओवरहेड्स लेंगे बच्चों, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस लेने के बाद तीनों का टोटल जो है उसको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोल सकते हो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए यहां पे दिया है। उसके बाद हम ओवरहेड्स लिखना शुरू करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, जिसमें रॉयल्टी एंड हायर चार्जेस मोस्टली हमारे एग्जांपल्स में कॉमन होता है। और उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री कॉस्ट, ये सारे खर्चे दिखाएंगे। एंड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आप इस यहां पे लिख सकते हो, नहीं तो पहले लाइन पे भी लिखोगे तो भी चलेगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम के ऊपर भी लिखोगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी तो भी चलेगा। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यहां पे आएगा, एंड अगर बाय प्रोडक्ट बेच के कुछ पैसा मिल रहा है तो वो यहां पे आएगा, एंड दैट विल बी ट्रांसफर्ड, बैलेंसिंग फिगर विल बी ट्रांसफर्ड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, ये सभी एक्सपेंसेस का टोटल लेंगे, उसमें से ये 2-3 आइटम जो क्रेडिट साइड पे आए हैं वो माइनस करेंगे, एंड बचा हुआ अमाउंट जो है वो फिनिश गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बोलते हुए बेटा डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट माइनस किया, ये जो टोटल डेबिट में आया उसमें से डब्ल्यूआईपी का कॉस्ट माइनस किया,
इनडायरेक्टली उसका मतलब क्या हुआ, फिनिश गुड्स बनाने का कॉस्ट आपने अगले अकाउंट को ट्रांसफर किया, तो ट्रेडिंग अकाउंट को ये फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भेज देनी है हमें। इज दिस क्लियर टू यू? यस। आगे बढ़ता हूं बच्चों, यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं सो दैट मैं इसको फटाक से आपको समझा पाऊं। तो मेरे हिसाब से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो क्वेश्चन मैंने यहां पे ले लिया है। आई होप कि आपको ये एग्जाम में थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा। 2 मिनट में इसको खत्म करेंगे, सिर्फ डिस्कस करने वाला हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 आईसीएएस स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है। मिस्टर पंकज रन्स अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस मोटर स्पेयर्स ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी, विच प्रोड्यूसेस मोटर स्पेयर्स ऑफ एक्सपोर्ट क्वालिटी, वॉट एवर इट इज, एक स्पेयर पार्ट प्रोड्यूस करती है कंपनी। द फॉलोइंग डिटेल्स वेर ऑब्टेन्ड अबाउट हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फॉलोइंग डिटेल्स वेर ऑब्टेन्ड अबाउट हिज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। तो 31 मार्च 2020 का कुछ एक्सपेंस डिटेल दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के डिटेल्स दिया है। डब्ल्यूआईपी देखो, ओपनिंग है 3,90,000, क्लोजिंग है 5,07,000। रॉ मटेरियल परचेसेस दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, रिटर्न भी दिया है, रॉ मटेरियल रिटर्न। यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट चीज है देखो, जो ऊपर के डिस्कशन में नहीं हुई थी लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। रॉ मटेरियल खरीद के वापस भी दिया था बेटा, तो परचेसेस नेट करके लेंगे, ये परचेसेस में से माइनस करके लेंगे, यानी ये आइटम हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में माइनस होगा। एंड कुछ इनडायरेक्ट मटेरियल भी यहाँ पे दिया है 16,000। इनडायरेक्ट मटेरियल बेटा नीचे दिखाना है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में। वेजेस में डायरेक्ट वेजेस दिया है, इनडायरेक्ट वेजेस भी दिए है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रॉयल्टी दिया है बच्चों। एंड ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री शेड इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज आल्सो अ इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर, ठीक है। बाय प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस 20,000, बाय प्रोडक्ट बेच के 20,000 रुपए मिले। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर पंकज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। तो बच्चों मैं एक काम करता हूं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। और एक फाइल ओपन करता हूं मैं जिसमें आंसर ओपन करता हूं, ठीक है। सब लोग ध्यान देंगे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो जी, तो यहां से शुरू करेंगे। हम एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएंगे। आपको पूछा क्या है प्रश्न, प्रश्न पूछा है कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ पंकज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट यहां पे बनाएंगे। तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जाएगा बेटा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट में, कैन यू सी इट, आप लोग पहले लाइन पे लिख सकते हो। देन रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी यहां पे लिखना है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आ गया यहां पे, बाय क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, ये लास्ट लाइन पे लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं बच्चों। देन रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे कोई बता सकता है क्या, परचेसेस लेना है, ओपनिंग स्टॉक लेना है। ओपनिंग स्टॉक 3,02,000 प्लस परचेसेस 12,10,000 बराबर है क्या, लेस गुड्स परचेस्ड एंड रिटर्न, ये परचेसेस में से ही माइनस होना चाहिए बाय द वे। ये 12,10,000 में से ही 18,000 माइनस होकर नेट परचेस ऐड करना जरूरी है, बट चलो अभी माइनस करोगे तो भी चलेगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक लेस रिटर्न, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक लिया, परचेसेस ऐड किया, 2 आइटम्स लेस करना है, रिटर्न लेस करना है, क्लोजिंग इन्वेंटरी लेस करना है। तो 11,84,000 इज योर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। तो ये हुआ बेटा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, ये इस महीने इस साल कंज्यूम किया मटेरियल है। 11,84,000 का मटेरियल हमने कंज्यूम किया है, बराबर है बच्चों। आगे बढ़ता हूं, उसके बाद बच्चों ये इनडायरेक्ट मटेरियल हमें नीचे लिखना है, याद रखना, बाद में लिखते हैं। ये इनडायरेक्ट मटेरियल 16,000 ओवरहेड्स में लिखेंगे, वेजेस लिखेंगे, फिर मटेरियल के बाद हम खर्चा लिखेंगे टू डायरेक्ट वेजेस। ऑलवेज रिमेंबर दिस सीक्वेंस, ठीक है। तो टू डायरेक्ट वेजेस 2,10,000। उसके बाद बच्चों इनडायरेक्ट वेजेस भी पेंडिंग रखते हैं, ये पेंडिंग वाले को पीपी लिख दिया मैंने, ठीक है। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, तो ये लिखा मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस रॉयल्टी 1,30,000 रुपए, बराबर है बच्चों। तो 2 आइटम्स पेंडिंग है, दिमाग में है मेरे। ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये भी हम पेंडिंग, और ये जो बाय प्रोडक्ट है वो 20,000 रुपए का इनकम दिखाएंगे, ये दिखाया मैंने बाय प्रोडक्ट का इनकम, ठीक है। अब जो पेंडिंग आइटम्स है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोलेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल लिखा, इनडायरेक्ट वेजेस लिखा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस लिखा, उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री शेड लिखा, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे खर्चे लिख दिए बच्चों इनडायरेक्ट में। एंड तब जाके मुझे पता चला कि 23,08,000 का मैंने खर्चा किया है, 23,08,000 का मैंने खर्चा किया है ओपनिंग डब्ल्यूआईपी पकड़ के। उसमें से अभी भी डब्ल्यूआईपी में 5,07,000 यूनिट्स है जो फिनिश गुड्स में नहीं गए। तो बेटा फिनिश गुड्स में कितने गए, 17,81,000। तो ये सारे यूनिट्स हमारे गए फिनिश गुड्स में, और यहां से हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की शुरुआत हो जाएगी।
तो बच्चों अगर मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक आएगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। देन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा। फिर ये परचेसेस की जगह पे आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का कॉस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये 17,81,000 कुछ इस प्रकार से परचेसेस की तरह ही दिखने वाला है। ये गुड्स बाहर से खरीदता तो मैं ऐसे दिखाता हूं, मैं खुद बनाता हूं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकाल के उसको भेज देता हूं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बराबर है ना बच्चों। यस, तो 17,81,000 हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहां पे दिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट में। मान लो मेरे पास ओपनिंग में कुछ गुड्स नहीं है और क्लोजिंग में भी कुछ गुड्स नहीं है, और मान लो मैंने 20 लाख का सेल किया, तो सिंपल है, जो मैंने मैन्युफैक्चर किए थे वो सारे के सारे यूनिट्स बेच दिए 20 लाख रुपए में, तो ये 20 लाख माइनस 17,81,000 को मैं ग्रॉस प्रॉफिट बोलूंगा, जो जाएगा पी एंड एल में। पी एंड एल में बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होंगे, जो देगा मुझे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मैं कैपिटल को भेजूंगा, और बैलेंस शीट में हमारे पर्सनल अकाउंट्स एंड बाकी के रियल अकाउंट दिखते ही है। ये सारी चीजें तो आपको आती ही है, बराबर है बच्चों। तो आप लोगों को आई होप कि ये समझ में आ चुका है। मैंने कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करने के लिए रिकमेंड करे हैं इस टॉपिक के, तो यू कैन रिवाइज द क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। हमारे क्लास नोट्स के नंबर यहां पे दिए मैंने 5, 6 एंड 3। मान लो अगर ये क्लास नोट्स आपके पास नहीं है तो आप लोग आईसीएस स्टडी मटेरियल का प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 या फिर पास्ट एग्जाम नवंबर 2020 का क्वेश्चन कर सकते हो। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 रिवाइज कर सकते हो एंड इलिस्ट्रेशन 3 भी रिवाइज कर सकते हो। ये ऐसे जैसे मैंने अभी रिवीजन किया राउंड करके, वैसे भी रिवीजन किया तो भी चलता है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर शीट में देखो कि कहां पे जाने वाला है वो आइटम, वहां पे गया तो बात खत्म। ऑडिट करना है अभी, अभी ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, ठीक है बच्चों। यस, तो ये सारी चीजें आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में करनी है, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूं, इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो तीन तीन प्रकार की इन्वेंट्री होती है। रॉ मटेरियल की होती है, फिनिश गुड्स की होती है एंड डब्ल्यूआईपी की होती है। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हमारी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ही एडजस्ट हो जाती है मटेरियल के कंजम्पशन में। डब्ल्यूआईपी की इन्वेंट्री आपको स्पेशल दिखानी है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के, डेबिट में ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट में क्लोजिंग बैलेंस। एंड फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगी ओपनिंग एंड क्लोजिंग आएगी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। बट बच्चों याद रखना है, ये तीनों इन्वेंट्रीज अगर आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला जाता है, इस क्वेश्चन में अगर आपको बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला जाता है, तो ये तीनों इन्वेंट्रीज के क्लोजिंग बैलेंसेस बैलेंस शीट में दिखाना मत भूलिएगा। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी दिखनी चाहिए बैलेंस शीट में, फिनिश गुड्स की भी इन्वेंट्री बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए, एंड डब्ल्यूआईपी की भी इन्वेंट्री बैलेंस शीट में दिखनी चाहिए क्लोजिंग वाली, ठीक है बच्चों। तो ये तीनों के तीनों क्लोजिंग वाले इन्वेंट्रीज को आप बैलेंस शीट में दिखाना मत भूलिएगा। इज दिस क्लियर टू यू? सो आई एम डन विद द रिवीजन ऑफ दिस यूनिट नंबर 2, जो कि एक छोटा सा यूनिट है बच्चों। यूनिट नंबर 1 पे क्वेश्चन आएगा, नहीं तो यूनिट नंबर 2 पे क्वेश्चन आएगा। पिछले एग्जाम्स देखते हो तो यूनिट नंबर 2 पे 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट नंबर 2 की बात कर रहा हूं बच्चों, 2P। तो इस बार मुझे लगता है कि यूनिट नंबर 1 पे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस है, बट फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये टॉपिक आप ऑप्शन में मत रखिएगा प्लीज, ऑप्शन में मत रखिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान चैप्टर है। ये एक एग्जांपल अभी मैंने सॉल्व करवाया ही है आपके सामने। उसके साथ साथ अगर आप क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 3 कर लेते हो, या फिर ये रेफरेंस नंबर्स जिनके पास हमारे क्लास नोट्स नहीं है, तो वो आप लोग कर सकते हो। इतना रिवीजन काफी है, ये 4 क्वेश्चंस करो, ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मिसिंग फिगर का एक जो क्वेश्चन है, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि इसमें से कौन सा है, वो मिसिंग फिगर का क्वेश्चन बिल्कुल करिएगा, ठीक है। फाइन, तो अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी। अगर आपके कुछ डाउट्स नहीं है तो हम लोग अगला चैप्टर ले सकते हैं रिवीजन के लिए, डेप्रिसिएशन अकाउंट्स। मैं 2 मिनट के लिए रुक रहा हूं।
चलो, एक क्वेरी आई है, एक्रूड कमीशन और इंटरेस्ट व्हाट विल बी कंसिडर्ड, इनकम और एक्सपेंस। एक्रूड कमीशन और इंटरेस्ट, अच्छा इनकम समझना है या एक्सपेंस समझना है? बेटा ये आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, बट देखो एक क्वेश्चन में मुझे याद है कि एक क्वेश्चन है इंस्टीट्यूट के बुक में जिसमें पता ही नहीं चलता है कि वो इनकम है या एक्सपेंडिचर है। आप लोग अपने अपने एजम्पशन के हिसाब से जा सकते हो, ठीक है। ये एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। एक तो पहले इंस्टीट्यूट को जानकारी देनी है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, कहीं पे किसी इस टॉपिक में ही है क्या वो क्वेश्चन? आई थिंक यस। तो बेटा अगर पूरी जानकारी नहीं दी है, एक तो पहले बैलेंस से समझना पड़ेगा। हमें ट्रायल बैलेंस दिया है, मान लो डेबिट कॉलम सेपरेट दिया है, क्रेडिट कॉलम सेपरेट दिया है। डेबिट में आया तो ऑफकोर्स एक्सपेंडिचर है, क्रेडिट बैलेंस है तो ऑफकोर्स इनकम है, बराबर है ना। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, बताया नहीं है कि वो डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, या फिर मान लो कोई भी प्रकार की जानकारी नहीं है, तो हमें यहां पे एजम्पशन करनी पड़ेगी। तो आप लोग वो एजम्पशन करो जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से। इंस्टीट्यूट ने अगर उसको इनकम समझा है तो आप भी एग्जामिनेशन में उसको इनकम समझो, इंस्टीट्यूट ने अगर उसको एक्सपेंस समझा है तो एक्सपेंस समझ दो। आर यू गेटिंग इट? ये इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। डिटेल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, इफ नथिंग इज मेंशन्ड एजम्पशन इज यूअर्स। एक्सपेंस बोलते हो हाँ, बट ये पक्का है कि अगर आपको पूरा ट्रायल बैलेंस दिया है एंड अगर आपका क्वेश्चन टैली नहीं हो रहा है उसी अमाउंट से, तो समझ लेना कि आपकी गड़बड़ हो चुकी है, उल्टा करना पड़ेगा फिर, ठीक है। कुछ बोला नहीं है तो मैं बता रहा हूं बच्चों, अगर कंफ्यूजन है यहां पे तो आप जो इंस्टीट्यूट ने फॉलो किया वही करो, आप उसको वही समझ लो एग्जामिनेशन में, ठीक है। इज इट ओके? फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका वेटेज अगर देखते हो तो 5 to 6 मार्क्स का वेटेज है। एवरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आना पक्का है। डेप्रिसिएशन बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है, जो आज हम रिवाइज करके खत्म कर देंगे। एक अगले 20-25 मिनट में या फिर आधे घंटे में ये खत्म कर देंगे। आज 2 चैप्टर्स लगभग हमारे खत्म हो जाएंगे। ऑफ कोर्स नॉट 2 चैप्टर्स, एक चैप्टर एंड दूसरा आधा चैप्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कल प्रोबेबली मैं स्टार्ट करूंगा पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स की रिवीजन हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है। 1-2 लेक्चर्स लगते हैं रिवीजन के लिए, बट वो एक इंपॉर्टेंट रिवीजन रहेगी पार्टनरशिप अकाउंट्स की, ठीक है। कल हम शुरू करेंगे, फाइन। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों डेप्रिसिएशन मींस व्हाट? सबसे पहले डेप्रिसिएशन हमें क्यों लगाना पड़ता है, डेप्रिसिएशन हमारे P&L अकाउंट में क्यों जाना चाहिए? उसका आंसर एक ही है, मैचिंग कंसेप्ट। हमारा मैचिंग कंसेप्ट हमें हमेशा यही बोलता है कि आपके रेवेन्यूज के सामने उस रेवेन्यू को कमाने के लिए किए गए खर्चे ही आने चाहिए, ठीक है। तो मान लो मैंने कोई एक प्लांट एंड मशीनरी 10 लाख रुपए में खरीद लिया और उसकी लाइफ अगर 10 साल की है, तो बच्चों मैं उस प्लांट एंड मशीनरी को यूज करके अगले 10 सालों के लिए इनकम कमाऊंगा। तो अगर मैं ऐसा P&L बनाता जाऊंगा तो अगले 10 P&L में वो प्लांट एंड मशीनरी यूज करके इनकम आएगी। बट मान लो मैंने एक्सपेंडिचर एक ही साल में मशीनरी करके, पहले मशीन खरीदने की एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख टू बैंक अकाउंट, और ये पूरे के पूरे 10 लाख जो मशीनरी अकाउंट को डेबिट हुए हैं वो मान लो मैंने यहां पे P&L में भेज दिए। तो बेटा इनकम 1 साल की और एक्सपेंडिचर 10 सालों के आ जाएंगे। ये 10 लाख मैंने 1 साल के लिए पे नहीं किया है, 10 सालों के लिए पे किया है, तो इसको 10 सालों में दिखाना जरूरी है। इस 10 सालों में दिखाना जो जरूरी है, जो अमाउंट मैं निकाल रहा हूं यहां पे, उस अमाउंट को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? द अमाउंट और वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, द अमाउंट और वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट अलोकेटेड। बेटा ये हम लोग डिसाइड करेंगे कि इस प्लांट एंड मशीनरी के 10 लाख में से कितने रुपए P&L में जाएंगे। अलोकेटेड इन सच अ मैनर टू द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड। हर साल में कितना पैसा जाएगा P&L को, ये हम डिसाइड करेंगे। 6 मेथड से 6 मेथड्स पढ़ के हम डिसाइड करेंगे। इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन। ये अलोकेशन जो हम कर रहे हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कर रहे हैं 10 लाख का, इसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग बहुत ही सिंपल है, अमाउंट और वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट अलोकेटेड इन सच अ मैनर टू रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड एज अ डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों, ये नोट्स आपके बुक में लिख के दिए मैंने, ठीक है, तो आप बुक रेफर कर सकते हो। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन,
बच्चों मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग करने के दो तरीके हैं बच्चों। आई रिपीट, यहां पे बहुत सारे बच्चों की गड़बड़ होती है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों की यहां पे गड़बड़ होती है, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर अकाउंटिंग अलग चीज है एंड मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अलग चीज है। आई रिपीट, अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन यानी एंट्रीज कौन सी पास करूं, बट एंट्री पास करने के लिए जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट हम 6 मेथड से निकाल सकते हैं, उसको मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट बोलता हूं मैं। और ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन का अकाउंटिंग का प्रेजेंटेशन जो है वो दो तरीके में होता है। इफेक्ट वही है बच्चों, इफेक्ट वही है, इफेक्ट कुछ अलग नहीं है, बट दो तरीके से हम लोग डेप्रिसिएशन को अकाउंट फॉर कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम एसेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट, बराबर है क्या बच्चों? मैंने लिख के भी दिया था, ड्यू टू मैचिंग कंसेप्ट वी नीड टू अलोकेट द बैलेंस ऑफ एसेट टू द P&L एवरी ईयर ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस। This allocated amount is known as depreciation. The accounting treatment of depreciation can be done in two ways. Use any one method of accounting which is told in your question. But बच्चों question is silent on your method. Then which method you are going to use? दो methods पहले समझाता हूं। Credit depreciation to the asset. हम asset को depreciation credit कर सकते हैं, नहीं तो depreciation हम एक separate account को credit कर सकते हैं जिसको हम accumulated depreciation के नाम से बुला सकते हैं, या फिर provision for depreciation बोल सकते हैं, या फिर depreciation reserve account बोल सकते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट है, डेप्रिसिएशन के मेथड, अकाउंटिंग के मेथड के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बच्चों बोलो आप लोग कौन सा मेथड यूज करोगे, पहला वाला या दूसरा वाला? आपके क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ बोला है कि मशीनरी अकाउंट बना दो, सिर्फ बोला है कि मशीनरी अकाउंट बना दो, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, प्रेफर करोगे, कौन सा मेथड प्रेफर करोगे? यस, मेथड नंबर 1 प्रेफर करेंगे, क्रेडिट डेप्रिसिएशन टू द एसेट अकाउंट, क्रेडिट डेप्रिसिएशन टू द एसेट अकाउंट, हम डेप्रिसिएशन एसेट को क्रेडिट कर देंगे, बराबर है ना। बट अगर मेथड के बारे में कुछ नहीं बोला है, मेथड के बारे में स्पेसिफिकली कुछ बोला है कि आप एसेट को ही क्रेडिट करो, नहीं तो आपके क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी जाती है या फिर जो अकाउंट दिए जाते हैं उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दिख रहा है आपको, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट दिख रहा है बच्चों, तो उस केस में कंपलसरीली आपको यह मेथड यूज करनी है, क्रेडिट डेप्रिसिएशन टू अ सेपरेट अकाउंट। सर मेथड क्या है जरा वो तो बताओ। बेटा पहले मेथड में हम लोग डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे, दूसरे मेथड में भी हम डेप्रिसिएशन अकाउंट ही डेबिट करेंगे, बट पहले मेथड में हम लोग एसेट को क्रेडिट कर देंगे, यानी एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट धीरे धीरे कम होती जाएगी। बट इस मेथड में हम एसेट को हाथ नहीं लगाएंगे, सेकेंड मेथड में हम एसेट को हाथ नहीं लगाएंगे, बल्कि एक सेपरेट अकाउंट को डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर देंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नाम के सेपरेट अकाउंट को, ठीक है। फिर उसके बाद जो डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट बैलेंस है वो तो P&L को जाना ही है, यहां पे भी वही है, वो तो P&L को जाना ही है। बट बच्चों फर्क सिर्फ इतना है, यहां पे एसेट कम होके दिखेगा, यहां पे हमारा एसेट कम नहीं होके दिखेगा। द बैलेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहली एंट्री हमने क्या करी थी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बेटा ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, द बैलेंस इन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट विल बी शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द बैलेंस ऑफ एसेट। तो मान लो बेटा 100 रुपए की एसेट खरीद ली और 10 रुपए का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया, तो ये एसेट अकाउंट हमारा 100 रुपए पे ही दिखेगा पहले एंट्री के मुताबिक, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एसेट में डेबिट बैलेंस दिखेगा 100 रुपए का, और हमारे दूसरे मेथड के अनुसार ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 रुपए का बैलेंस दिखाएगा, ये अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा क्योंकि ये डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ था तो ये अकाउंट क्रेडिट हो चुका है, बराबर है ना। तो accumulated depreciation will always show a credit balance and asset account will always show a debit balance, इन दोनों को नेट करके दिखाएंगे। इस मेथड को यूज करने का ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा, ये मेथड हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा पता चलती है, देन हमें कितना डेप्रिसिएशन पूरे इस लाइफ में, एसेट के इस लाइफ में कितने रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया है वो यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पता चल सकता है, एंड ये कंपनीज को मैंडेटरी है इसलिए हमें यूज करनी पड़ती है। आर यू गेटिंग इट? अभी तो हमारे सिलेबस में ज्यादातर कंपनीज के क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ कंपनीज से रिलेटेड इश्यू ऑफ शेयर्स टॉपिक है, तो बेटा इसलिए मेजॉरिटी क्वेश्चंस में आप लोग देखोगे कि यही मेथड यूज किया है।
बट जब आप सीए इंटर में आओगे और कंपनी के अकाउंट्स करोगे तब आपको पता चलेगा कि इस मेथड में बहुत जान है और ये मेथड सबसे बढ़िया मेथड है। बट डोंट वरी, मैंने आपको पहले ही बता के रखा है, इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन ऑलवेज गो फॉर योर मेथड नंबर 1, ठीक है। एंड अगर आपके क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह लिखा है तो आप मेथड नंबर 2 पे जाना, ठीक है बच्चों। मैंने ये मेथड समझाने के लिए एक एग्जाम्पल बना के दिया था, ठीक है। ये 3 साल का अकाउंटिंग मैंने यहां पे करके दिखाया था। अगर आपको मेथड ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये एग्जाम्पल पढ़ सकते हो। चलो, अकाउंटिंग की तो बात पक्की हो गई दिमाग में। अब हम बात करते हैं बेटा अकाउंटिंग करने के लिए जो अमाउंट लगेगा, डेप्रिसिएशन अमाउंट जो लगेगा। सर मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? ये डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट लगेगा, ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैसे निकालूं मैं? तो इसके लिए हमें टोटल 6 मेथड्स पढ़ने हैं। 1 बाय 1 हम एक एक मेथड डिस्कस करेंगे, लेकिन इन सभी मेथड्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई देयर आर 3 things which you have to understand. One is cost of asset, second one is residual value of asset at the end of the life, and third one is useful life of the asset. These 3 terms are very important and needs to be understood before going ahead with the methods of calculation of amount of depreciation. So what is cost of asset? My friends, please remember, cost of asset मतलब वो एसेट का खर्चा तो आएगा ही, मतलब वो जो मशीन खरीदा है या फिर वो जो फर्नीचर खरीदा है उसकी जो अमाउंट हमने पे की है वो तो आएगी ही, बट उसके साथ साथ ऑल एक्सपेंसेस incurred to bring the asset to the present location and condition and make the asset ready for use. तो बच्चों वो एसेट रेडी फॉर यूज करने के लिए जो जो खर्चे अपने पे किए हैं, रेडी फॉर यूज करने के लिए, हाँ बच्चों, एक बार वो रेडी फॉर यूज हो गया और उसके बाद कोई खर्चा करते हो तो दैट यू डोंट हैव टू टेक, बट ऑल एक्सपेंसेस व्हिच यू आर इनकरिंग टू मेक दैट एसेट रेडी फॉर यूज विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्ट ऑफ एसेट। तो वो सारे खर्चे हमें एसेट में ही ऐड करने, एसेट में ही ऐड करने। तो बेटा एसेट को इंस्टॉलेशन करना है, उसका खर्चा ऐड कर दो एसेट में। टीवी खरीदा, मान लो आपने टीवी के शोरूम में 90,000 रुपए पे कर दिए और वो टीवी वॉल माउंट करने के लिए आपने 5,000 रुपए खर्च किए, तो बेटा आपको टीवी का कॉस्ट कितना पड़ा? 95,000 बोलोगे आप लोग। इस प्रिंसिपल के अनुसार कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू 95,000। मेक श्योर 5,000 को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मत बोलो, वो इंस्टॉलेशन बिना किए आप टीवी देख ही नहीं सकते हो, तो बेटा उस 5,000 को आप लोग कॉस्ट ऑफ एसेट ही बोलो। क्लियर है बच्चों? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में बताया गया है, बहुत ही अच्छा प्रिंसिपल है। कॉस्ट ऑफ एसेट इज इक्वल टू ऑल एक्सपेंसेस। आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में देखो बच्चों, आपको इंस्टॉलेशन का खर्चा दिया जाता है, मेक श्योर कि वो एसेट अकाउंट को ही डेबिट करो, ठीक है। आई होप आपको एसेट का कॉस्ट समझ में आ चुका है। अगला कंसेप्ट है रेसिडुअल वैल्यू ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ द लाइफ, ठीक है, एंड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ये दोनों के दोनों टर्म्स एस्टिमेटेड है, यानी ये अभी क्या है, मान लो मैंने एक 10 लाख रुपए खर्च किए एसेट पे, अब ये 10 लाख रुपए कितने सालों के लिए खर्च किए ये अभी थोड़ी मैं बता सकता हूं, मैं कोई बाबा थोड़ी हूं कि मैं इमीडिएटली बता सकूंगा कि ये लाइफ ऑफ एसेट इतनी है। तो हमें अंदाजन वैल्यूज लेनी है, एस्टिमेटेड वैल्यूज लेनी है। तो एस्टिमेटेड वैल्यू, मान लो बेटा ये एसेट 10 साल के लिए चलेगा, तो यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, दिस इज ऑल्सो एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ यूज ऑफ एसेट। ये एसेट मैं 10 साल के लिए यूज करने वाला हूं, इसको यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट बोलता है, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, रेसिडुअल वैल्यू की बात करूंगा मैं। ये क्यों लेना जरूरी है? मान लो 10वें साल के एंड में जो मेरे पास एसेट रहेगा उसका यूज नहीं होगा, बट क्या वो एसेट मैं स्क्रैप में बेच सकता हूं? यस। और वो बेच के मुझे अगर 1 लाख वापस आने हैं तो वो भी मेरे को अकाउंटिंग में लेने पड़ेंगे, सही है कि नहीं बच्चों? तो 10 लाख रुपए की एसेट 1 लाख रुपए वापस आएंगे ऐसा समझ लो। 10 लाख रुपए की एसेट 1 लाख वापस आएंगे ऐसा समझ लो। तो 10 में से 1 गया, यानी 9 लाख का ही मेरा खर्चा हुआ। तो ये रेसिडुअल वैल्यू प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट डेप्रिसिएशन। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि मेरा 10 लाख का खर्चा नहीं है, अगर 1 लाख वापस आने हैं तो मेरे अकाउंट में 1 लाख का बैलेंस रहेगा और वो मेरे को वापस मिल जाएगा, ना ही फायदा होगा ना ही नुकसान होगा, बराबर है कि नहीं? तो मुझे रेसिडुअल वैल्यू अकाउंट में रखनी है, याद रखना, उस हिसाब से मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूं। बट एनीवे, आई होप यहां पे मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि आपको रेसिडुअल वैल्यू मतलब क्या समझ में है। रेसिडुअल वैल्यू मतलब दिस इज एस्टिमेटेड नंबर, इट इज अ स्क्रैप वैल्यू और सेल वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ। मतलब उसको अगर आप स्क्रैप करके बेचते हो तो उसकी वैल्यू कितनी है, इट इज कॉल्ड एज अ रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये 3 फैक्टर्स के हिसाब से ही डेप्रिसिएशन निकलेगा। चलो बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की।
इस मेथड में हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. एन इक्वल अमाउंट इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर ओवर द वर्किंग लाइफ ऑफ एन एसेट. ठीक है. हाउ डू वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन? वेरी वेरी सिंपल. फॉर्मूला इज डेप्रिसिएशन अमाउंट इज इक्वल टू टेक कॉस्ट ऑफ एसेट विच इज डिस्कस्ड अबाउट लेस रेसिडुअल वैल्यू. उसमें से रेसिडुअल वैल्यू माइनस करो. कॉस्ट ऑफ एसेट मैंने 10 लाख बोला था, रेसिडुअल वैल्यू मान लो 1 लाख है. ठीक है. तो 9 लाख रुपए हमारा खर्चा है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मान लो 9 ईयर्स है, तो 9 लाख डिवाइडेड बाय 9 ईयर्स, 1 लाख रुपीज यू विल बी चार्जिंग एज अ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर. 1 लाख रुपीज यू विल बी चार्जिंग एज अ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर. इज इट राइट? नाउ डेप्रिसिएशन रेट कैसे निकालना है एसएलएम मेथड के अंदर? तो बच्चों 1 लाख रुपीज का डेप्रिसिएशन आप लोग 10 लाख रुपए के एसेट पे चार्ज कर रहे हो, यानी 10% डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज कर रहे हो. तो अगले 9 सालों में 9 लाख रुपए चार्ज हो जाएगा. बराबर है ना? यस. तो जस्ट अ सेकेंड माय फ्रेंड्स, जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी. हाँ, तो यहां पे डेप्रिसिएशन रेट कभी कभार एसएलएम मेथड में निकालना पड़ सकता है. तो उस केस में आप लोग डेप्रिसिएशन का अमाउंट ले लो, उसको ओरिजिनल कॉस्ट से डिवाइड करना बहुत जरूरी है. ठीक है. रेसिडुअल वैल्यू माइनस करके जो अमाउंट है उससे नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट से डिवाइड करके उसको रेफर करना है. तो ओरिजिनल कॉस्ट पे हमेशा डेप्रिसिएशन क्यों लगाना है एसएलएम मेथड में, समझ में आया क्या? क्योंकि रेट जो निकाला जाता है वो ओरिजिनल कॉस्ट को डिनोमिनेटर में रख के निकाला जाता है. तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर एसएलएम मेथड में आपके क्वेश्चन में 10% बोला है डेप्रिसिएशन का रेट, 10% पर एनम बोला है, तो ऑलवेज अप्लाई दिस 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट. ठीक है बच्चों? यस. आगे बढ़ता हूं. एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन पेज नंबर 188. बट एनीवे, आई होप दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इजी एंड यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टॉपिक, तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन दिस. ठीक है. चलो अगला मेथड है रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. रिड्यूसिंग और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. अंडर दिस मेथड अ फिक्स्ड परसेंटेज, इसको मैंने स्टार मार्क किया, देखो फिक्स्ड परसेंटेज मतलब कितना परसेंटेज बच्चों, ऑफ डिमिनिशिंग वैल्यू. इस बार डेप्रिसिएशन हम लोग लगाएंगे डिमिनिशिंग वैल्यू पे. इस बार डेप्रिसिएशन हम लोग लगाएंगे डिमिनिशिंग वैल्यू पे. डिमिनिशिंग वैल्यू मतलब क्या? एनीवन टेल मी? इट इज माय फ्रेंड्स कॉस्ट ऑफ एसेट लेस डेप्रिसिएशन टिल नाउ वी हैव प्रोवाइडेड, यानी WDV बोलते हैं इसको. WDV पे कुछ परसेंटेज अप्लाई करना है. इज रिटर्न ऑफ एवरी ईयर सो एज टू रिड्यूस द एसेट टू इट्स रेसिडुअल वैल्यू. हर मेथड में आपकी एसेट रेसिडुअल वैल्यू तक ही रिड्यूस होती है. आपके एसेट में एट द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ एसेट रेसिडुअल वैल्यू रहनी चाहिए, इसीलिए तो वो रेसिडुअल वैल्यू माइनस करते हैं हम लोग. बराबर है ना? तो सर ये रेट कैसे निकालना है, फिक्स परसेंटेज कैसे निकालना है? हमें कुछ इस प्रकार से अमाउंट एसेट डेप्रिसिएट करना है सो दैट वो एसेट के लाइफ के एंड में उस अकाउंट में रेसिडुअल वैल्यू रह जाए. और डेप्रिसिएशन इस बार हम लोग डिमिनिशिंग वैल्यू पे लगाने वाले हैं. तो हम लोगों ने थोड़ा सा मैथमेटिक्स का उपयोग करके रेट निकालने के लिए फॉर्मूला बनाया. रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड इज इक्वल टू 1 माइनस, ये ब्रैकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों. 1 माइनस nth रूट, यहां पे n लिखा है मैंने, nth रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट. 1 माइनस nth रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट इनटू 100. तो बच्चों ये एक में से माइनस करने के बाद ही, ये एक में से माइनस करने, ये nth रूट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, ये 1 में से माइनस करने के बाद ही मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है. याद रखना, अगर ये नहीं करते हो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है इसमें, जरा समझ लो. कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन है कि सर ये ऐसा तो नहीं है ना, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद वो 1 में से माइनस करना है, या 1 में से माइनस करके फिर इंटू 100 करना है. तो आई रिपीट, दिस शुड बी द ब्रैकेट. ये ब्रैकेट वाला पोर्शन हमें पहले कैलकुलेट करना है और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना है. क्लियर है क्या बच्चों? वेर n इज इक्वल टू यूजफुल लाइफ. तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो कॉस्ट ऑफ एसेट 1 लाख है, रेसिडुअल वैल्यू 10,000 है, लाइफ है 3 साल, लाइफ है 3 साल. ठीक है.
कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमें डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों, कॉस्ट ऑफ एसेट है 1 लाख, रेसिडुअल वैल्यू है 10,000, लाइफ ऑफ एसेट 3 साल है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस, फॉर्मूला लिखा मैंने, रेसिडुअल वैल्यू 10,000 ली, कॉस्ट ऑफ एसेट लिया 1 लाख, एंड यहां पे nth रूट यानी लाइफ 3 साल है, लाइफ 3 साल है, तो बेटा यहां पे 3 से मैंने डिवाइड कर दिया, सॉरी nth रूट लिया यानी क्यूब रूट लिया, बराबर है क्या। चलो अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया गया है स्वप्निल सर के द्वारा, ये कैसे कैलकुलेट करना है। 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख रेस टू 1/3, ये कैसे कैलकुलेट करना है। 0.10 आएगा, 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये आएगा 0.10 रेस टू 1/3, कैसे कैलकुलेट करना है। ऑन कैलकुलेटर 0.10 टाइप करो, फिर आप लोग प्रेस करो अंडर रूट 12 टाइम्स, देन डिडक्ट 1, प्रेस इज इक्वल टू, ये सब आपको पता है, मैंने यहां पे लिख के भी दिया था आपको बुक में, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो बच्चों 53.58%, 53.58% आएगा आपका आंसर, ये मिला आपको रेट। और मैंने क्रॉस चेक करके भी दिखाया था कि 1 लाख रुपए को मैं अगर पहले साल डिप्रिसिएट करता हूं तो यही WDV होगी, इस WDV पे ये रेट अप्लाई करेंगे तो ये डिप्रिसिएशन आएगा, और उसमें से ये बैलेंस WD रहेगा। अगला डिप्रिसिएशन इस WDV पे निकलेगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने रेट ही कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट किया है कि अगला डिप्रिसिएशन आपको इसी के ऊपर लेना है, तो वो अगर आप लेते हो तो ये नंबर आता है 24,872, और फिर WDV रह जाती है 21,548, और अगला डिप्रिसिएशन इसके ऊपर आएगा 53.58% से 11,548, एंड आप देख पा रहे हो कि 10,000 ही आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो ये है हमारी WDV मेथड। तो WDV मेथड को समझना कैसे है, अगर आपके क्वेश्चन में रेट दिया है बच्चों, अगर आपके क्वेश्चन में रेट दिया है तो चिंता का विषय नहीं है, रेट आप ले लो, ठीक है, जो रेट दिया है वो ले लो, डायरेक्टली WDV पे अप्लाई कर दो, ठीक है। अगर आपके क्वेश्चन में रेट नहीं दिया है और ये डेटा दिया है तो रेट खुद निकालो और उसके बाद डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करो। तो रेट निकालना यहां पे थोड़ा सा मेहनती काम है, ठीक है। तो रेट के फॉर्मूला के ऊपर जरा फोकस करिए और याद रखिए। आगे बढ़ता हूं, अगला मेथड है सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट मेथड। दिस इज वेरी वेरी सिंपल मेथड। अगर लाइफ आपके एसेट की 10 साल है, इस मेथड का एक सिंपल सा मतलब समझाता हूं बच्चों। अगर आपके एसेट की लाइफ 10 ईयर्स है तो सिंपली आपकी जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है, क्या बोल रहा हूं मैं बच्चों, डेप्रिसिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएबल अमाउंट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ एसेट लेस रेसिडुअल वैल्यू, कॉस्ट ऑफ एसेट लेस रेसिडुअल वैल्यू, आपके एसेट की जो रेसिडुअल वैल्यू है ना वो माइनस करनी है। तो ये जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है ये आप सिंपली 10:9:8:7:6:5:4:3:2:1 के रेशो में बांट रहे हो। आई होप आपको समझ में आ रहा है। डेप्रिसिएबल अमाउंट आप इस रेशो में बांट रहे हो। पहले जाएगा डेप्रिसिएशन 10 बाय इसकी टोटल, ये सभी नंबर की टोटल 10 बाय सभी नंबर की टोटल आई थिंक 55 आती है, तो 10/55। दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा 9/55, तीसरे साल डेप्रिसिएशन लगेगा 8/55। मतलब इनडायरेक्टली आप लोग पूरी ये जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है ये 10:9:8:7:6:5:4:3:2:1 में बांट रहे हो। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। फॉर्मूला क्या है? डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट लेनी है, ये ली मैंने डेप्रिसिएबल अमाउंट, इनटू ये आपको प्रोपोर्शन लेना है, इसका प्रोपोर्शन लेके मल्टीप्लाई करना है। डेप्रिसिएबल अमाउंट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर फॉर विच यू आर प्रोवाइडिंग द डेप्रिसिएशन। तो बच्चों प्रेजेंट ईयर पकड़ के लेना, प्रेजेंट ईयर पकड़ के लेना, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ रिमेनिंग लाइफ। तो जैसे कि मान लो एसेट की लाइफ 10 साल है और हमने अभी खरीदी है, तो प्रेजेंट ईयर पकड़ के लाइफ कितनी बची? 10 साल, तो 10 ले लो यहां पे, ठीक है, 10 लेना है ऊपर। अगर 9 साल बचे तो इंक्लूडिंग करंट ईयर 9 साल लिखना है, 8 साल बचे तो 8 साल, ठीक है। तो करंट ईयर पकड़ के लेना है, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट। टोटल ऑफ ऑल डिजिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा अगर आपके एसेट की लाइफ 10 साल है तो 10 ले लो इंटू 10+1 डिवाइडेड बाय 2 कर दो, आपको टोटल मिल जाएगा शॉर्टकट तरीके से, ठीक है। और फिर आप लोग ये डेप्रिसिएबल अमाउंट लेके मल्टीप्लाई करो 10/55 से।
और इस प्रकार से अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगा 9/55 से, उसके अगले साल डेप्रिसिएशन लगेगा 8/55 से, उसके अगले साल 7/55, 6/55, 5/55। सेम अमाउंट को आप लोग इस रेशो में धीरे 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 घटाते जाओगे। ये इनडायरेक्टली एसएलएम डब्ल्यूडीवी की तरह ही है, बट यहाँ पे अमाउंट सेम रखते हुए हमें डेप्रिसिएशन का फैक्टर बदलते जाना है, ठीक है। एनीवे, आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। मशीन आवर मेथड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है। सो मार्क दिस मेथड एज इंपॉर्टेंट वन। मशीन आवर मेथड पे क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं। टू यूज दिस मेथड द कंपनी शुड कीप द रिकॉर्ड ऑफ मशीन आवर्स ऑफ ईच मशीन। कंपनी को डेटा मेंटेन करना पड़ेगा कि एक मशीन एक साल में कितने आवर्स के लिए यूज होता है, प्लस कंपनी को यह भी देखना पड़ेगा कि वो मशीन पूरा अगर यूज करता हो तो कितने आवर्स के लिए जा सकता है। मान लो मैंने एक प्रोजेक्टर खरीदा, उसकी लाइफ 10,000 घंटे है और उसमें से मैंने इस साल 2,000 घंटे यूज किया, तो 2,000 घंटे आउट ऑफ 10,000 आवर्स, यही मेरा डेप्रिसिएशन रहेगा। तो इस बार मैं डेप्रिसिएबल अमाउंट लूंगा एंड उसको मल्टीप्लाई करूंगा 2,000 बाय 10,000। मान लो अगले साल मैंने 3,000 घंटे यूज किया, तो 3,000 बाय 10,000, तो टोटल 5,000 घंटे का डेप्रिसिएशन लग गया। और उसके अगले साल में मैंने 5,000 घंटे यूज किया, तो 5,000 बाय 10,000, तो 3 साल में ये अमाउंट खत्म हो जाएगी, डेप्रिसिएबल अमाउंट, और आपके एसेट में सिर्फ स्क्रैप वैल्यू रह जाएगी। आपके एसेट में सिर्फ स्क्रैप वैल्यू रह जाएगी, ठीक है बच्चों। तो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसा यूज होगा वैसे आपकी एसेट डेप्रिसिएट होती जाएगी। फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट विच इज कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू इनटू एक्चुअल मशीन आवर्स यूज्ड इन अ ईयर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल मशीन आवर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हो और डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। हर एक के ऊपर एक एक एग्जांपल है, कर लेना। अच्छा टॉपिक है बच्चों, 5 में से 5 मार्क आ सकते हैं अगर आप अच्छे से करते हो तो, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड, जहां पे डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट जो कि कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू होगी इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर। वहां पे मशीन आवर्स ड्यूरिंग द ईयर ले रहे थे, यहां पे प्रोडक्शन ले लो, क्वांटिटी जो प्रोड्यूस की है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन ऑफ दी मशीन। मान लो एक मशीन 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हैं और पहले साल आपने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करे उस मशीन पे, तो प्रोपोर्शनेटली 20,000 यूनिट्स का ही डेप्रिसिएशन लगना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद डिप्लेशन मेथड, जो कि माइंस के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। डिप्लेशन मेथड मतलब एसेट आपकी डिप्लेट कैसे हो रही है। माइन एक एसेट है जो डिप्लेट होती है, जैसे हमने उसमें से एक्सट्रैक्शन करना शुरू करा, एसेट डिप्लेट होती जाएगी। तो मोस्टली ये मेथड, डिप्लेशन मेथड कहां पे यूज किया जाता है, माइंस में। और यहां पे जैसा आप एक्सट्रैक्शन करोगे वैसे डेप्रिसिएशन लगाओगे। इनडायरेक्टली ये प्रोडक्शन मेथड की तरह ही है। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डेप्रिसिएबल अमाउंट ले लो जो कि कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू है इनटू एक्चुअल क्वांटिटी एक्सट्रैक्टेड इन अ ईयर। उस ईयर में आपने कितनी क्वांटिटी एक्सट्रैक्ट की वो ले लो, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड क्वांटिटी अवेलेबल, ठीक है। तो ये जो अमाउंट आएगा ये आपका उस साल का डेप्रिसिएशन होगा। मान लो एक माइन में से 1 लाख यूनिट में एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं, पहले साल 20,000 एक्सट्रैक्ट किए तो 20,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। अगले साल 30,000 का किया तो 30,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा। उसके अगले साल 50 का किया तो बेटा हो गया 3 साल में आपके माइन के खर्चे 0 हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद आपका प्रोडक्शन नहीं होगा। एस्टिमेटेड क्वांटिटी अवेलेबल इन दैट माइन 1 लाख थी, उसमें से पहले साल 20,000 किया, दूसरे साल 30,000 किया और तीसरे साल 50,000 किया। तो इस प्रकार से 2:3:5 में डेप्रिसिएशन बटेगा, ठीक है। 1 लाख रुपए 2:3:5 में बटेंगे। आई होप आपको ये 6 के 6 मेथड्स आपने एक बार ही बिल्कुल किए हैं। सर इसमें से इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन से हैं? मोस्टली एसएलएम पे एंड डब्ल्यूडी पे क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको मल्टीपल ईयर्स का अकाउंटिंग पूछा जाएगा, नहीं तो सडनली बीच में से ही अकाउंट्स बनाने के लिए बोला जाएगा। अगर आपको बीच में से ही अकाउंट बनाने के लिए बोला जाता है तो आप लोग वर्किंग नोट में डब्ल्यूडीवी निकालो उस तारीख तक की और वो ओपनिंग बैलेंस लेके आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं तो कभी कभार क्या होता है, आपको पहले से अकाउंटिंग करने के लिए बोला जाता है, तो उस केस में आप पहले से अकाउंट बनाओ, ठीक है। बहुत ही आसान है। जब कभी भी हम एसेट बेचते हैं, अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक देखते हैं, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड डेप्रिसिएशन। जब कभी भी हम एसेट बेचते हैं बच्चों, तो उस एसेट बेचने पे हमें फायदा होता है, नहीं तो नुकसान होता है, ठीक है। When you sell any asset, make sure you charge the depreciation। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। सबसे पहला काम क्या करना है आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है टिल द डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट। जिस दिन आपने एसेट बेची है, मान लो 30 जून को एसेट बेची, तो पहले चेक करो कि 30 जून तक का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है क्या। मान लो पिछले 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया है, तो मेक श्योर कि अगले 3 महीने का डेप्रिसिएशन यानी अप्रैल, मई एंड जून, वो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आप पहले प्रोवाइड करो, ठीक है।
फिर वो प्रोवाइड करने के बाद यानी डेट ऑफ सेल तक का डेप्रिसिएशन पहले जाएगा, फिर सेल के दिन आपके एसेट की WDV क्या है वो देखो, कंपेयर द WDV विथ सेल वैल्यू। बच्चों सेल वैल्यू के साथ उसको कंपेयर करो। मान लो WDV 10,000 है एंड सेल वैल्यू 12,000 है, तो बच्चों 2,000 का प्रॉफिट हुआ। या फिर मान लो WDV 10,000 है एंड सेल वैल्यू 8,000 है, या फिर सेल वैल्यू 7,000 है, तो 3,000 का लॉस हुआ। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा, आपकी एसेट में बैलेंस है 10,000 और आपने इसको बेचा 12,000 में, तो ये एक्स्ट्रा 2,000 जो आया ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भेजते हैं। इट इज रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन, इट इज रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। बट मान लो बेटा अगर आपकी एसेट 10,000 की है और 8,000 ही आए, तो बच्चों आपके एसेट की वैल्यू 8,000 ही थी लेकिन आपका अकाउंट अभी भी 10,000 का दिख रहा है, तो ये जो 2,000 का नुकसान है इसको हम लॉस बोलते हैं, बट एक्चुअल में ये कम डेप्रिसिएशन है जो अभी हम चार्ज कर रहे हैं। तो ऐसा मैं सिर्फ कंसेप्ट के लिए समझा रहा हूं, आप लोग समझ लो बेटा। प्रॉफिट ऑन सेल हुआ तो P&L को भेज दो, लॉस ऑन सेल हुआ तो P&L को भेज दो, बात खत्म। ठीक है, एसेट अकाउंट में जो कुछ भी डिफरेंस आता है सेल करने के बाद उसको हम P&L अकाउंट को भेजेंगे, उसको लॉस ऑन सेल नहीं तो प्रॉफिट ऑन सेल बोलते हैं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। ओके, एनी एक्सेस ऑफ सेल वैल्यू ओवर ओरिजिनल कॉस्ट। मान लो मैंने कोई एक एसेट 100 रुपए में खरीदा था, उसको 20 से डेप्रिसिएट किया और 80 रुपए में बेचा, 80 रुपए उसकी आज की WDV है, और अब ये एसेट मैं 110 में बेचता हूं, तो याद रखना बच्चों 80 से 100 के बीच का डिफरेंस है जो हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन करके चार्ज किया था वो P&L में जाएगा, और उसके ऊपर का 10 रुपए जो है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इसके ऊपर ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने ये एडिशनल पॉइंट ही लिख के दिया था, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो भूल जाओ। ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर अगर कुछ प्रॉफिट हुआ तो उसको कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व को भेजेंगे। याद रखना इतना हो सके तो, नहीं तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ बात करते बच्चों, अगर मैंने बीच में ही किसी एक अकाउंटिंग ईयर में मैंने अगर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया, तो अगर मैंने बीच में ही किसी एक अकाउंटिंग ईयर में मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया तो क्या, ठीक है, तो आप सबसे पहले चेंज कर सकते हो क्या, एवरी फाइनेंशियल ईयर को आपको देखना है कि आपकी जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो सही है कि नहीं है। अगर आपके एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ दैट एसेट चेंज हुए हैं, मतलब हमने पहले कुछ एनालिसिस किया था उसके हिसाब से SLM ठीक लग रहा था, बट अगर आपका पैटर्न ऑफ इनकम चेंज हुआ है और अगर आप अभी WD पे शिफ्ट होना चाहते हो तो कर सकते हो। whenever you change the method of depreciation, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है देखो, whenever you change the method of depreciation, the remaining WDV of asset should be depreciated over the remaining useful life of the asset prospectively। तो वहां से जिस दिन चेंज किया वहां से नया डेप्रिसिएशन चार्ज करो डायरेक्टली। रिमेनिंग लाइफ देखो, रिमेनिंग WDV को ही कॉस्ट मानते हुए डेप्रिसिएट करना शुरू कर दो। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने 1 लाख रुपए का एसेट खरीदा, पहले साल स्ट्रेट लाइन मेथड से 10% डेप्रिसिएशन 10,000 लगाया, ठीक है, तो बेटा 90,000 WDV रह गया। अब मैं SLM पे शिफ्ट करना चाहता हूं और इस एसेट की WDV बची है, लाइफ बची है 9 साल, तो सिंपल है बेटा 90,000 रिमेनिंग WDV ओवर द रिमेनिंग लाइफ 9 ईयर्स, यानी हर साल मैं 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। या फिर उल्टा मान लो अगर मैं स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन करता हूं पहले से, ठीक है, तो बेटा यहां पे देख लो 1 लाख माइनस 10,000, ये 90,000 SLM से बैलेंस आया, ठीक है, WDV आया। अब मैं 90,000 को अगले 9 सालों में डेप्रिसिएट कौन से रेट से करूं, तो वो रेट निकला, मान लो WDV मेथड से रेट आया 20%, तो सिंपली आपको 20% इस 90,000 पे लगाना है, बात खत्म। जैसे जैसे डेप्रिसिएट करते जाओगे एक दिन इस एसेट की रेसिडुअल वैल्यू उस अकाउंट में रहेगी एट द एंड ऑफ द लाइफ। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ हमारा डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हुआ तो कैसे करना है। रिमेनिंग WDV आपको ध्यान में क्या रखना है, रिमेनिंग WDV विल बी डेप्रिसिएटेड ओवर द रिमेनिंग लाइफ प्रोस्पेक्टिवली, पीछे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आगे जो है उसको डेप्रिसिएट करते जाओ। WDV मेथड SLM से WDV जाते हो तो बहुत ही आसान है SLM से जो कुछ भी WDV आई है उसके ऊपर आप रेट लगा दो, रेट नहीं है तो रेट कैलकुलेट करो ऊपर के मेथड के हिसाब से, ठीक है, तब उस केस में ओरिजिनल कॉस्ट इज इक्वल टू दिस 90,000 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप WDV से SLM जाते हो तो भी आसान है, WDV के हिसाब से जो WDV आई है वो ले लो, लाइफ देखो डिवाइडेड बाय लाइफ कर दो, WDV डिवाइडेड बाय लाइफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ता हूं बच्चों, चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। अगर आपके एसेट की लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ चेंज हो जाती है
ठीक है, तो क्या करना है, whenever there is a revision in the estimated useful life of asset, the remaining WDV should be depreciated over the remaining life of the asset। मान लो कोई एक एसेट खरीदा था 10 लाख में, जिसकी लाइफ हमने 10 साल पकड़ी थी, तो हर साल 1 लाख का डेप्रिसिएशन जाएगा। मान लो 2 साल डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया और बैलेंस रह गया 8 लाख रुपए, लेकिन अब लग रहा है कि ये एसेट अगले 4 साल ही जाएगा, तो बेटा ये रिमेनिंग WDV ले लो, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ करो, 2 लाख का डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर दो, बात खत्म। आगे बढ़ता हूं, इसके ऊपर भी कुछ एग्जांपल्स है, वो भी देख लेना जरूर। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करना मत भूलिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन सभी का होते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो स्पेशल क्वेश्चन है वो बिल्कुल रिवाइज करने हैं आपको। ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूट को पता है कि यहां पे आप लोग गड़बड़ करोगे, इसलिए इंस्टीट्यूट उसमें ही ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। रीवैल्यूएशन ऑफ पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को मैं ओरिजिनली कॉस्ट पे दिखाता हूं, लेकिन क्या उसको मैं रीवैल्यू कर सकता हूं? यस। ओरिजिनल रिकॉर्डिंग कॉस्ट है मान लो 100 रुपए और मार्केट वैल्यू है 120 रुपए, तो क्या मैं उसको बढ़ा के दिखा सकता हूं? यस, अलाउड है। बस आप एंट्री क्या करोगे, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो बच्चों रीवैल्यूएशन रिजर्व को आप लोग क्रेडिट कर दो। ठीक है, वट एवर प्रॉफिट इज जनरेटेड रीवैल्यूएशन रिजर्व को जाएगा, P&L को नहीं जाएगा। बैलेंस इन रीवैल्यूएशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में कैपिटल के नीचे दिखाओगे आप लोग। ठीक है, बट मान लो अगर 100 रुपए की एसेट आज 80 रुपए मार्केट वैल्यू है और आप 80 रुपए में दिखाना चाहते हो, तो यू आर ऑलवेज वेलकम, आप लोग बिंदास उसको P&L को ट्रांसफर करो। यानी कम करना है तो P&L को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉस दिखाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट यही बोलता है। बट अगर एसेट बढ़ा के दिखाना है तो अनरियलाइज प्रॉफिट मत दिखाओ, उसको रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट में डाल दो। ठीक है, अब बेटा ये हुआ फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन का, लेकिन बाद में सेकेंड ईयर में वही एसेट में फिर से रीवैल्यू करना चाहता हूं, तो हमें देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में क्या किया था। प्रीवियसली अगर आपने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया है एंड नाउ अगर आप अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो, फिर से एक बार, पहले भी अपवर्ड अब भी अपवर्ड, पहले अपवर्ड किया था तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट किया था, अब आप फिर से अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हो तो फिर से आप रिवैल्यूएशन रिजर्व को ही क्रेडिट कर दो। ठीक है बच्चों, बट अगर मान लो पहले अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था लेकिन अब डाउनवर्ड कर रहे हो, तो रिडक्शन टू द एक्सटेंट ऑफ प्रीवियस इंक्रीज, जितना बैलेंस रिवैल्यूएशन रिजर्व में है वो पहले डेबिट करो एंड उसके बाद कोई एक्सेस डिक्रीज हो रही है तो वो P&L के माध्यम से डेबिट कर दो। यानी सबसे पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को डेबिट करेंगे, उससे ऊपर भी अमाउंट लग रही है तो P&L को डेबिट करो, टू एसेट को कम कर दो। ठीक है, लेकिन प्रीवियसली मान लो आपने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, तो डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया था मतलब P&L को भेजा था लॉस, बराबर है ना। अब अगर आप डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन फिर से कर रहे हो तो एक्स्ट्रा लॉस और जो कुछ भी हो रहा है वो भी P&L को भेज दो। बट लेकिन अगर पिछले साल आप लॉस दिखा चुके हो और इस साल आप बढ़ा के दिखाना चाहते हो एसेट, तो जितना P&L में भेजा था ना पिछले सालों में वो पहले रिवर्स करो। इंक्रीज द एसेट टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल रिकॉर्डेड अर्लियर इन P&L विल बी रिकवर्ड रिवर्स फ्रॉम P&L, तो P&L में से वो पहले निकलेगा, यानी उतना अमाउंट हमें P&L में दिखाना पड़ेगा इंक्रीज वाला, रिवैल्यूएशन रिजर्व को उसके बाद में। एंड एनी इंक्रीज अबाउ द रिवर्सल विल बी क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन रिजर्व। जरा इसको ठीक से पढ़ना है, चार्ट मैंने अच्छे से बना के दिया है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री बहुत ही आसान है। इस केस में रिवैल्यूएशन रिजर्व पहले पूरा यूज करो, फिर P&L को भेज दो लॉस, एंड अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको रिवैल्यूएशन के ऊपर तो सबसे पहले जो पिछले बार लॉस दिखाया था वो पहले रिकवर करो और उसके ऊपर का अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व को भेज दो। आई होप आपने ये भी थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लिया है। ठीक है, तो ये सारे कंसेप्ट हमें पढ़ने हैं डेप्रिसिएशन के अकाउंटिंग में। ठीक है, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर लो, एक हाथ दूसरा सॉल्व कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट लगते हैं वो सॉल्व कर लो। ठीक है, और इस चैप्टर को आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में खत्म कर दो, क्योंकि वैसे तो वेटेज 5 to 7 मार्क्स का है, लेकिन क्वेश्चन आएगा बच्चों, 100% आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलो, तो आई होप कि आई हैव क्लियर्ड ऑल द थिंग्स इन दिस। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस यू कैन आस्क, और ये लेक्चर मैं यहां पे समाप्त कर देता हूं। तो अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन से बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। पढ़ते रहो बच्चों, अभी एकदम हाई टाइम है, किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है हमें। ठीक है, और मॉक टेस्ट पेपर्स चेक हुए हैं, आपको मैसेज भी भेजा, आज लोगों ने कलेक्ट भी किया है, कुछ बच्चों ने कलेक्ट भी किए हैं। जिन बच्चों ने कलेक्ट नहीं किए हैं वो कलेक्ट करो। सॉफ्ट कॉपीज 1-2 दिन में आपके मोबाइल पे भेजी जाएंगी सब लोगों के पेपर आने के बाद। ठीक है, चलो, नो डाउट्स, तो प्लीज पढ़ते रहना है आपको, किसी भी हालत में निगेटिव नहीं होना है। ठीक है,
आप लोग अच्छा कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। चलो, हैव अ गुड नाइट, टाटा बाय बाय, सी यू, मिलते हैं। अगर कुछ डाउट्स है तो यू कैन सेंड मी, ठीक है। चलो, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, गुड नाइट।